एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक्स जो है उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा रहा है कि आपको किसी को समझाने की जरूरत पड़ रही हो कि असिस्टेंट कमांडेंट कौन होता है? When it comes to CAPFs, आप असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं तो दे गॉट कंफ्यूज्ड। फिर उनको बताना पड़ता है कि एनालॉजी देके कि भाई स्टेट का ये हो गया, फौज का ये हो गया। मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि जो CAPFs हैं क्या, CAPFs में रैंक स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में नहीं पता लोगों को। बिकॉज क्या है कि CAPFs के अचीवमेंट्स हैं, लोगों को उनके बारे में नहीं पता है कि आई हैव सीन ब्लड ऑफ बोथ एनिमी एंड माई मैन ऑल्सो। तो उस चीज को लेके तो आई वॉज रेडी। जो एक कॉम्बैट कल्चर बनता है उसको टाइम लगता है डेवलप करने में। इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन में बी इट नॉर्थ ईस्ट पहले, अभी मणिपुर, बी इट JNK, बी इट पंजाब या सेंट्रल इंडिया, नाउ हर जगह CAPF ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बिसाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट, it's a question of national security. It's not a fight between IPS and CAPF. It is a fight between CAPF and the system design. एग्जैक्टली वही। दोस्तों, आपको बॉर्डर मूवी का वो भैरव सिंह असिस्टेंट कमांडेंट BSF ऑफिसर अटैच टू अल्फा कंपनी का किरदार तो याद होगा। ये कहानी उस ऑफिसर की भी है जो अभी हिमालय की उन ऊंची पहाड़ियों पर जो बर्फ़ से ढकी हैं, जहाँ पर -30 डिग्री का टेम्परेचर है, जहाँ पर एवलांस का खतरा तो छोटी बात है, सांस ले ले वही बहुत बड़ी बात है। ये कहानी उस ऑफिसर की है। ये कहानी उस ऑफिसर की भी है जो इस समय दंड करने के जंगलों में बारिश में भीगते हुए, जहाँ पर सांप, बिच्छू, मलेरिया, डेंगू के मच्छरों से लड़ना तो छोटी बात है, IED ट्रैप से और बूबी ट्रैप से बच ले वही बहुत बड़ी बात है। ये कहानी उन सभी ऑफिसर्स और उनकी टीम की है जो इस समय भारत देश की इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन बने हुए हैं। ये कहानी उन सारे जवानों की है, जो उन सारे 11 लाख ऑफिसर्स एंड जवान जो CAPF में हैं, उनकी और उनकी फैमिली की भी है। Namaskar and welcome to this exciting and enlightening episode of Gold Collar Talks. This time we have a panel discussion on CAPF, its realities, their sacrifice and the current CAPF General Administration Bill 2026. आज इस टॉपिक का डिस्कशन होना बहुत ही अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उन सारी फैमिलियों से रिलेटेड है, उन सारे परिवारों से रिलेटेड है। इसके साथ साथ ये सीधे तौर पर उन सारे अभ्यर्थियों से भी रिलेटेड है जो CAPF के विभिन्न पदों के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें जाने का सपना रखते हैं। तो आज हम जानेंगे CAPF के सर्विस कंडीशंस और उनकी रियलिटीज़ के बारे में। हम बात करेंगे कमांड स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में। हम बात करेंगे CAPF में जो आज के समय में मेंटल स्ट्रेस और जो मेंटल हेल्थ का जो लेवल है उसके बारे में। और हम बात करेंगे जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव गैप हैं, जो रिफॉर्म्स सरकार लेके आना चाहती है उसमें जो गैप है उसके बारे में। So let's begin this interesting conversation. Meet Shri Sanjeev Krishna Sood. It's an absolute privilege to welcome a distinguished officer whose life reflects discipline, leadership, and strategic foresight in India's internal security architecture. We are honored to have with us Sanjeev Krishna Sood, who served the nation with exceptional dedication for over 38 years in the elite border security force. During his illustrious career, he has served extensively along both the Indo-Pakistan and Indo-Bangladesh borders. He led large operations of troops in high-risk operation environments as well as during peacetime deployments. He contributed at command, supervisory and policy-making levels, shaping decisions that directly impacted India's border security framework. What makes his journey even more remarkable is his continued commitment beyond uniform. Post-retirement, Shri Sood has been actively mentoring aspirants for civil service and CAPF. He is serving on interview and assessment panels, shaping the next generation of officers. He contributing as a security analyst with leading think tanks focusing on police reforms, border management, and national security policy. He has authored over 200 articles and papers published in reputed newspaper and strategic journals, and he is a familiar voice in national debate, seminars, and television discussions on security issues. He is also the author of insightful book BSF, The Eyes and Ears of India, which captures the critical and often under-recognized role of the BSF in Indian security matrix. Sir, your journey is not just a story of the service, it is a continuum of contribution to the nation's security thinking and leadership ecosystem. Now meet Sri Raj Rao. It is an honor to welcome a professional who represents the sharp edge of India's internal security and special operation ecosystem. A leader who has not just served in uniform but has led from the front in the most demanding environments. We are privileged to have with us Raj Rao, a former officer of India's elite force, CRPF, including the NSG
National Security Guards, and the specialized Cobra unit of the CRPF. Known for his counter-insurgency operation in the toughest terrains. With over 14 years of elite service, Shri Rao has led high-risk combat operations in insurgency-affected regions such as Jharkhand, Odisha, and Chhattisgarh. He handled national-level dignitary protection operating in zero-error environment. He participated in international collaboration and training with global elite forces like the Royal Marines and the French Gendarmerie. His career reflects combat-tested leadership, real-time decision-making, and operational precision under life and death situations. Beyond operation, his impact has been equally transformational. He has trained over 3,500 plus personnel across CAPF, armed forces, and state police. He mentored 2,000 plus corporate leaders, translating battlefield principles into boardroom excellence. He contributed to international security platforms, including Quad exercise, NSG seminars, and SCO anti-terror initiative. He served as a tactical evaluator of advanced weapon systems, ensuring operational superiority on the ground. Today, as the co-founder of Strategic Security Platform, he continues to bridge the gap between operational experience and institutional capability building, which focusing on leadership under pressure, crisis management, strategic planning, and resilience. Sir, your journey from battlefield to boardroom is not just inspiring; it is a testament to how discipline, courage, and clarity can transform both security system and leadership ecosystem. So, सबसे पहले तो मैं आप दोनों लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकाला और इस टॉपिक पर आप बात करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं सर. थैंक यू सर. बेसिकली हमारा आज यहाँ पे एकत्रित होने का, इस टॉपिक को डिस्कशन करने का मेन उद्देश्य है कि जो हमारे ऑफिसर्स और उनकी टीम जो CAPF में अभी तैनात हैं, उनके लाइफ के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट अभी चल रहा है. तो इसको सर सबसे पहले सर मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा. You have joined your service career during 70s and आज 2025 है. इस दौरान में सर जो आपने विभिन्न CAPF के और बेसिकली BSF के रोल में जो इजाफा हुआ है, जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो इवोल्यूशन हुआ है, उसके एवज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बैलेंस है वो आज के समय में कितना महसूस करते हैं आप सर? देखिए, मैंने 1977 में सर्विस ज्वाइन की थी एज असिस्टेंट कमांडेंट और 2015 में रिटायर हुआ था मैं. इन 38 सालों में एक तो हमारी फोर्स का एक्सपेंशन ऑलमोस्ट 3 फोल्ड हुआ है. ऑलमोस्ट 3 फोल्ड क्या 3 फोल्ड ही हुआ, क्योंकि एक तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो नंबर ऑफ बटालियंस वाज इन 70s और अब हमारे पास तकरीबन 190-92 बटालियंस हैं और 3-4 बटालियंस वो हैं जो NDRF के लिए नियुक्त हैं. और इसके अलावा जब मैंने ज्वाइन किया था और इवन 2001-2 तक हमारी बटालियन में 6 कंपनियां होती थी. तो उस समय एक या 2 में जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया 7 कंपनियां हो गई. तो 76 से 192 और 7वीं कंपनी ऐड होने से मुझे लगता है कि 3 गुना हमारी फोर्स का एक्सपेंशन हुआ है. 3 गुना एक्सपेंशन के समकक्ष अगर हम कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं हुई है. और जब मैं फ्रंटियर कमांड कर रहा था नॉर्थ बंगाल में, उसके बाद जब मैं एडिशनल DG लॉजिस्टिक्स भी था, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक्स गैप्स और ऑपरेशनल हेल्प के लिए टेक्नोलॉजिकल गैप्स बहुत दिखे. अब शायद कुछ इम्प्रूव हो रहे हों, बट फिर भी काफ़ी कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है. जवानों के लिए हेडक्वार्टर में बैरक्स नहीं है या जवानों के लिए BOPs में प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं है. कई BOPs अभी भी कच्चे टाइप की BOPs हैं. या राजस्थान ले लें तो वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है. गुजरात ले लें, वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है. पंजाब काफ़ी अच्छा है. जम्मू में बेहतर, लगभग बेहतर है, पर फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है. जो हमारी 10-12 बटालियंस कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहती हैं, तो वहाँ पर FDLs पे काफ़ी रहने की सुविधाएं बहुत
अच्छी नहीं हैं, बंकर्स हैं जो कि गर्मी में, सर्दी में, गर्मी तो खैर बहुत कम पड़ती है, सर्दी में बहुत ज़्यादा उनका बेनिफिट्स नहीं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक्स जो हैं वो बहुत उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो हम ऑपरेशंस करते हैं, पेट्रोल एम्बुशेस करते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखें तो पंजाब मिलिटेंसी के बाद में फेंस लगाई गई जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन कम हो। फेंस का ये मेरा खुद का मानना है कि, और बाकी सब भी इसको सपोर्ट करेंगे, कि फेंस लगने की वजह से पंजाब की मिलिटेंसी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ, और इसकी सक्सेस देखते हुए फेंस पूरे वेस्ट में और फिर 2000 के आखिर में उसको बंगाल बॉर्डर पे भी लगा दिया। तो फेंस की फ़ायदे हैं, फेंस के जो लोकल पॉपुलेशन है उसको नुकसान भी हैं, फेंस को मैनेज करने की काफ़ी इश्यूज भी हैं। फेंस के, क्योंकि फेंस 150 गज के बाद लगा है, आई मीन इंटरनेशनल बॉर्डर से 150 गज पे है, ये जो भी बॉर्डर ग्राउंड रूल्स हैं उनके हिसाब से, तो उसकी वजह से काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल इश्यूज भी होते हैं और जनरल पब्लिक के लिए भी काफ़ी इश्यूज होते हैं। हम धीरे धीरे जैसे एज वी प्रोसीड वील डिस्कस दोज इश्यूज। बिल्कुल सर, एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड ये जितने भी लोग जो बॉर्डर विजिट करते हैं और जितने भी टूरिस्ट हैं जो बॉर्डर स्टेट्स पे जाते हैं, तो वो उनको एक अंदाज़ा हो जाता होगा कि हाँ, हाउ हार्श कंडीशन इज़ और लोग कैसे रखते हैं। नाउ वी गो ऑन राजेंद्र श्रीराव सर, आप you have a good amount of combat experience, you have good amount of experience in NSG also. In those period आपने कभी भी, क्योंकि हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हम जैसे किसी को बताते हैं कि वी आर असिस्टेंट कमांडेंट, तो क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा रहा है कि आपको किसी को समझाने की ज़रूरत पड़ रही हो कि असिस्टेंट कमांडेंट कौन होता है, दे आर इक्विवेलेंट टू आर्मी एंड पुलिस डीएसपी? आपकी लाइफ में कभी ऐसा रहा है कि पब्लिक को ऐसे एक्सप्लेन करने में? मतलब वेरी गुड क्वेश्चन। सो हाँ, मतलब मैक्सिमम जो हमारे जो जनरल पॉपुलेशन है उनको, हाँ, आर्मी का स्ट्रक्चर दे वर्स विद दैट कि लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है और उस टाइप से। बट हाँ, सिविल पुलिस का भी उनको पता है भाई डीएसपी हो गया, एसपी हो गया, एएसपी हो गया। बट व्हेन इट कम्स टू सीएपीएफ्स, सो आप असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं तो दे गॉट कन्फ्यूज्ड। फिर उनको बताना पड़ता है कि एक एनालॉजी देके कि भाई स्टेट का ये हो गया, फौज का ये हो गया। सो देन अच्छा, तो वो रहता है। बिकॉज क्या आप ये भी मानते हैं कि जैसे टर्मिनोलॉजी डायरेक्टली इफेक्ट करती है माइंडसेट को? बिकॉज आर्मी एंड पुलिस दे आर लाइक आपके नाउन हैं जो बेसिकली काम आपको डिफाइन कर जाते हैं, किसी के भी हो। असिस्टेंट कमांडेंट और सीएपीएफ, ये टर्मिनोलॉजी माइंडसेट को भी काफ़ी हद तक मैटर करता है क्या? आई डू एग्री, बट इसीलिए क्योंकि सरकार ने शायद इसका संज्ञान लिया होगा, पहले इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते थे, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते थे, फिर इन 2004 इसको चेंज किया एज अ सीएपीएफ। बट स्टिल पब्लिक अवेयरनेस की कितनी आवश्यकता लगती है आपको? पब्लिक अवेयरनेस की मैं तो कहता हूँ कि इतनी आवश्यकता है कि लोगों को अगर जो थोड़ा बहुत पता है, सवाल से कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग लोगों को ही पता है। मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि जो सीपीएफ्स हैं क्या, सीपीएफ्स में रैंक स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में नहीं पता लोगों को। बिकॉज क्या है कि जो भी सीपीएफ्स के अचीवमेंट्स हैं लोगों को उनके बारे में नहीं पता है। मैं बताता हूँ कि लेट्स से व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग पॉडकास्ट, तो जितना लोगों को कोबरा के बारे में पता चला है, चलो एनएसजी तो रिनाउंड है पहले से, स्पेशली आफ्टर मुंबई अटैक, बट कोबरा के बारे में लोगों को तब पता चला अच्छा ऐसी भी कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज़ एक्चुअली हार्श रियलिटी। पॉइंट ये है कि अगर इस चीज़ को थोड़ा चेंज करना है तो इट्स अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सीएपीएफ। भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना पीआर होता है, बिल्कुल, तो वाई आर नॉट वर्किंग ऑन दैट? बिल्कुल, तो ये प्रायोरिटी एक्चुअली ये काम है, पॉलिसी मैटर उस टाइप में जाता है। सो हायर जो ऑफिशियल्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको देखना चाहिए। और मैं जैसे सर की सर्विस है, सर तो मतलब सर है सीन द एवरी फेज ऑफ, मतलब फील्ड से लेकर टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तक रहे हैं सर। मेरा तो फील्ड का, मैं तो फील्ड में ही रहा हूँ और फील्ड से रिटायर हुआ हूँ, मतलब रिज़ाइन किया मैंने। सो मेरे लिए चीज़ें मैटर करती हैं, बिकॉज
आपकी जो इमेज है वो इमेज बनानी पड़ती है, ठीक है। काम उन्हीं लोगों को पता चल पाता है जो आसपास नियर डियर वंस हैं। अगर आप काम हम आई एम नॉट सेइंग कि रिकग्निशन की बात है, इट्स अबाउट कि लोगों को पता तो है कि हाँ ये ऐसी चीज़ें भी हैं, तो लोगों को उस बारे में यस देयर इज़ अ जोन, ब्लैकआउट जोन है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई फुली एग्रीड सर। एंड बेसिकली ये ब्लंट जो है, ये जो ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर है वो ज़्यादा फेस करते हैं। आई नहीं बिल्कुल, और मैं इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ, लेट्स से कि ऑपरेशंस हुए, जैसे मैं कोबरा में था तो ऑपरेशंस हुए, तो कुछ अचीवमेंट्स हुआ, कुछ भी हुआ, तो न्यूज़ में भी मतलब ठीक है चीज़ों को क्लासीफाइड रखते हैं जैसे जो भी है, तो न्यूज़ में ये आता है कि पुलिस के साथ मुठभेड़, फैक्ट है। हाँ। आर्मी कई बार और इवन समटाइम्स आर्मी ये भी हो लिखा जाता है जाता कि जैसे कि JNK में जैसे कभी कुछ हुआ तो वैली क्वेटी ने कुछ किया तो साथ में, तो वो हो जाता है कि आर्मी के साथ मुठभेड़ में यस, आम जनता के लिए एनी काइंड ऑफ कॉम्बैट ड्रेस इज इक्विवेलेंट टू आर्मी बट ओनली। गुड ऑल्सो, लाइक उसमें है, पर ये है कि एक पर्सनल उसमें वो देखें तो वो नहीं बेसिकली है। रोल्स के हिसाब से रिकॉग्निशन होना चाहिए। हाँ, आई yes. फुली एग्रीड सर। सर नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे यू हैव सीन सर इन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स और इन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ पे कई बार एक जूनियर ऑफिसर ने आपके सामने आके अपना दुखड़ा रोया होगा या उसने अपनी स्थिति बताई होगी, तो अगर हमें कंपेयर करना पड़े एक सोसाइटल और पर्सनल लाइफ ऑफ एनी CAPF ऑफिसर एंड जवान वर्सेस द सोसाइटल एंड पर्सनल लाइफ ऑफ अदर ऑल इंडिया सर्विस, अदर ऑर्गेनाइज सर्विसेज इन द सिस्टम, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे सर? देखिए, हमारी फोर्स तो बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड है। बटालियन हेडक्वार्टर्स में सरकार ने प्रोविज़न किया हुआ है, उनका मैथमेटिक्स होगा जो भी, 14% फैमिली अकोमोडेशन उनको लागू है जवानों को, ओनली 14%? ओनली 14%। शायद उनका लॉजिक ये है कि जवान BOPs पर रहते हैं और इसलिए उनके लिए यहाँ पर घर बनाने की आवश्यकता हेडक्वार्टर में नहीं है। बट सर उस जवान की फैमिली भी उस पर जी, डिपेंडेंट जी, है, तो जी, वो जी, कहाँ जी। छोड़ेगा वो? तो ये जो प्रॉब्लम है ये सरकार को नहीं रियलाइज होती, और सरकार को ये प्रॉब्लम प्रोजेक्ट करने का, मेरे जैसे जो कैडर के व्यक्ति हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, उनका कोई ज़रिया नहीं है कि हम उसको ऊपर पहुंचा सके। हम सैनिक सम्मेलन करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे और अपने हेडक्वार्टर्स को प्रोजेक्ट कर देते हैं, पर वो हेडक्वार्टर्स में आगे उनको प्रोजेक्ट करना, ये बहुत, फिर बात आ जाती है फाइनेंसेस की। वो कहते हैं जी हमने जो बैरकें दे रखी हैं वो फिर वेस्ट होएगी। तो एनीवे उसका फिर मेरे ख्याल में जो 2005 की पे कमीशन के बाद में कुछ वाया मीडिया निकाला था कि जवान को उसकी प्रीवियस लोकेशन का HRA दे दिया जाएगा या उसके घर का HRA दे दिया जाएगा, तो उससे फैमिली का तो आई मीन उसका जो फाइनेंशियल बर्डन तो थोड़ा कम होगा, परंतु ये सुविधा उन्होंने अधिकारियों को नहीं दी। ओके। अधिकारियों के लिए उसका भी जो भी कारण होगा, पता नहीं क्यों। ऑफिसर्स भी तो इसी प्रकार रहते हैं। ऑफिसर जो हमारा तो उनकी भी है सर, हमारा पोस्ट पे है सर, BOP पे है, उसकी फैमिली या तो बटालियन हेडक्वार्टर में होगी या अपने घर में होगी, परंतु उनको ये सुविधा नहीं प्रदान है। और ये पॉइंट कई बार पूछे, तो एक तो ये फैमिली का हुआ, दूसरा मैंने आपको पहले बोला था कि BOPs पर प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं है। अब मैं जब ज्वाइन किया था तो शायद रिमोट एरियाज़ में ट्रांजिस्टर पकड़ लेते थे, टीवी नहीं था 77 वगैरह में, धीरे धीरे 80s वगैरह में टीवी आने शुरू हुए। पर अब फ़र्क है, अब हर जगह मोबाइल है, हर जगह इंटरनेट है, और वो रिमोट BOPs में सरकार की पॉलिसी है कि हमारे जो सिग्नल्स, अब एटलीस्ट मैं जब तक सर्विस में था ये पॉलिसी है, अब है या नहीं है नहीं मालूम मुझे, कि बॉर्डर एरिया में कुछ दूर तक से 500 गज या उसके बाद हमारे सिग्नल्स नहीं पकड़ते हैं। ओके। हमारे जो भी मोबाइल चैनल्स हैं, तो जो BOP पे बैठा है उसके तो सिग्नल्स नहीं पकड़ेंगे, उसको बात करनी होगी तो वो
1 किलोमीटर पीछे आके बाजार में बात करेगा, उसको बांग्लादेश का या पाकिस्तान का चैनल मिल जाता है। तो दो इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं कि ही इज एक्सपोज टू पाकिस्तानी और बांग्लादेशी प्रोपेगेंडा। ये फैक्ट है सर। बट हम हमारे सिग्नल्स नहीं होने की वजह से वो अपनी फैमिली से बात करना है तो नहीं कर पाएगा। सो ये इश्यूज आते हैं। आजकल जवान भी ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, दे वांट टू एक्सेस इंटरनेट, educate themselves, know more things about the world affairs, but वो चीज़ें उनको नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। हमारे बस में जो होता है हम वो हम किताबें प्रोक्योर कर सकते हैं, हम टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर ये जो बड़े लेवल का डिसीजन है कि मोबाइल सिग्नल्स, मेरे ख्याल में तो एज अ पॉलिसी मोबाइल सिग्नल्स हमारे बांग्लादेश में भी तो शायद 200-300 गज तक जाने चाहिए, बट उसका काउंटर पॉइंट भी है कि वो उनका इस्तेमाल कर लेंगे उनके व्यक्ति हमारे यहाँ कम्युनिकेट करने के लिए, हमारा सिम लेके वो 300 गज। तो आई मीन इट्स अ Double edged सिचुएशन। तो इस पे एक सरकार को और हमारे अधिकारियों को इस पे एक सोच बनानी चाहिए कि इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से रिजॉल्व किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है सर। सेम ये सिचुएशन सर वो सारे ऑफिसर और जवान फील करते हैं जो नो नेटवर्क जोन में रहते हैं। बिल्कुल। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ वंस आई वेंट टू शिपकीला सर, तो वहाँ पर चाइना के नेटवर्क आ रहा था और हम लोग वी डिडंट हैव BSNL था भी नहीं वहाँ पे। अभी मैं गया था 2 साल पहले तवांग में सर, तो वहाँ पर हमारे मोबाइल में सिग्नल्स नहीं थे, बट उन्होंने चाइना का टाइम पकड़ लिया जो कि आई थिंक 2-3 घंटे हमारे से आगे चलता है। एंड सर एक और ड्रास्टिक सिचुएशन ऐसी इसमें बन जाती है इन वेरी डेंस जंगल ऑफ नक्सलाइट बेल्ट इन छत्तीसगढ़ और झारखंड। देयर आर मैनी एरियाज वेयर देयर इज नो नेटवर्क। अब सर देयर वाज 1 or 2 मार्टर्ड लाइक दिस कि उनका नेटवर्क नहीं आ रहा था, उनको फैमिली से बात करनी थी, वो टेकरी पे गए, टेकरी पे जाके मतलब ऑल द बुलेट प्रूफ हेलमेट जैकेट सब था, लेकिन उन्होंने एम लिया हुआ था, ही शॉट डाउन, तो वो और उसका बड़ी जो दोनों हैं वो मारे गए। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रास कि आपने अराउंड 5 years समथिंग अपना कोबरा में निकाला होगा, तो क्या लगता है कि जो वहाँ पे ऑफिसर का उस टाइम पे माइंडसेट होता है कि ठीक है मुझे अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अपनी बढ़ानी है, अपनी कॉम्बैट रेडीनेस बढ़ानी है, वो सब तो होता है, लेकिन जो उसके बैचमेट्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि काफ़ी लोग UPSC की प्रिपरेशन से वहाँ लैंडेड अप करते हैं और भी अलग एग्ज़ाम के करते हैं, तो जो उसके कोर्समेट थे, जो उसके कॉलेज मेट्स हैं या उसके बाकी फ्रेंड जो नॉर्मल सोसाइटल लाइफ इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो सोसाइटी और नॉलेज से जो अवेयरनेस आती है ना कि कितना कट डाउन जैसा फील होता है उस असिस्टेंट कमांडेंट को, कट डाउन फील करता है कि दुनिया से हम अलग थलग हो गए हैं, और सोसाइटी पे और कुछ के पर्सनल रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? सो व्हेन आई वॉलंटियर फॉर कोबरा, तो हाँ मुझे पता था भाई इसके अपसाइड्स भी डाउन साइड्स भी। तो जिस चीज़ के लिए मैंने वॉलंटियर किया था, जो मेरा मोटिवेशन था या जो भी मेरा एम था, तो मुझे पता था भाई उसके साथ ही सेक्रीफाइसेस हैं। बिकॉज मुझे पता है जब व्हेन आई वाज इन कोबरा तो मेरे कितने फ्रेंड्स की शादी हुई, कितने सारे फैमिली फंक्शंस थे जिन्हें मैं अटेंड नहीं कर पाया। आई वाज इन ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस भी ऐसे होते थे कि भाई नो नेटवर्क जोन में। अब तो फिर भी इंटीरियर्स में जियो के टावर्स वगैरह आ गए हैं, बट ड्यूरिंग माई टाइम व्हेन आई यूज्ड टू ऑपरेट, आप एक बार हेडक्वार्टर या कोर एरिया में पहुंच गए आप, तो यू आर विद नो नेटवर्क, ओनली आपका जो वॉकी टॉकी है उसी के थ्रू यू आर कम्युनिकेटिंग। और या कहीं गलती से किसी पहाड़ी के ऊपर आप बैठे हो, गलती से कोई नेटवर्क आ गया BSNL का, तो यू आर लकी इनफ। सो एक वो जो आप कट ऑफ की बात कर रहे हो यार, वो तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ जॉब, सो मैं उसको उस तरीके से नहीं लेता, बट हाँ दैट वाज नेसेसरी फॉर माई प्रोफेशनल ग्रोथ ऑल्सो, बिकॉज मेरा काम ही वो था। बट मैं बोलूँ कि भाई मैं 10 साल तक ऐसे ही सेम उसमें काम करता रहूँ, सेम और मेरे मोरल और मेरे कॉन्फिडेंस को तो कोई वो फिर वैल्यू वो ना मिले, दैट इज़ रॉन्ग। वो देखो मेरा 5 साल का जो टेन्योर था, दैट वाज मतलब आई विल से कि इज़ वेरी फ्रूटफुल, कंटेंटफुल, एंड आई हैव फेयर शेयर ऑफ एक्शन ऑल्सो। तो उस सेंस इज़ वेरी गुड, बट हाँ देखो उसके अपने अपने डाउन साइड्स होते ही हैं। सो आई वॉज रेडी फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि आई हैव सीन ब्लड ऑफ बोथ एनिमी एंड माई मैन ऑल्सो। तो उस चीज़ को लेके तो आई वॉज रेडी।
बट मैं बोलूँ कि भाई जैसे मैं लेट्स से आई वाज इन एनर्जी एंड मैं फिर वापस आता, फिर कोबरा में जाता और सेम काम में, तो थोड़ा सा। वो एक तो डिस्पैरिटी हो जाती है, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो मैं जो 26 साल का था जब मैंने ज्वाइन किया था, अब मुझे 36-37 साल का फिर भेजोगे, और हाउ कैन एक्सपेक्ट मैं उसी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं काम करना नहीं चाहता, बट एक फिजिकल लिमिटेशंस भी तो आपकी हो जाती है, राइट, विद एज। तो और वो अब फिजिकल लिमिटेशन आपका अगर मेंटली आपको मोराल और आपका कॉन्फिडेंस अगर बूस्टअप किया जाए तो शायद वो एक की जा सकती है। अब हायरार्की का रोल क्या है, हायरार्की का यही तो है ना। अब आप देखिए कि जैसे अब जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है अजय मलिक सर वाला, जो ही हैज़ लॉस्ट हिज लेग, अगर आप बताइए कि आफ्टर सर्विंग फॉर ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स, उनको 14-15 साल हो चुके, ही इज़ इन द सेम रैंक और ही इज़ डूइंग द सेम वर्क जो आज से शायद उन्होंने 10 साल पहले किया होगा। यस, कंटिन्यूअसली। तो आप ये देखो ना कि यू आर डिस्ट्रॉइंग द कल्चर ऑफ द फोर्स। जो एक कॉम्बैट कल्चर बनता है उसको टाइम लगता है डेवलप करने में, राइट, एक फाइटिंग स्पिरिट लाने में, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे एफर्ट्स और हर तरह का, मतलब इट्स अ वेरी मतलब कलेक्टिव एफर्ट होता है। अब ऐसी चीज़ें होती रहेंगी और आप इन चीज़ पहलुओं पर ध्यान नहीं दोगे तो समवेयर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द कल्चर ऑफ फोर्स और समवेयर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ द फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल फुली भाई ऐसे तो है नहीं कि भाई सिविलियन फोर्स है कि लड़ना वड़ना नहीं, अपना नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करके, देन इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ तो यार यू आर, आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, आपकी जवान की जान जोखिम में जाएगी। आपका एक डिसीजन कई सारे Exactly. लोग जान ले सकता है, जान तो जान ले सकता है। आप तो पूरा स्ट्रक्चर ही हिल रहा है उस चीज़ से ना, बिकॉज ऑफ दिस स्टैग्नेशन। फुली एग्रीड सर। एंड नाउ अब हम बात करते हैं सर, अगर इसके हम परसेंटेज की बात करते हैं, द रोल ऑफ CAPF इन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तो अराउंड 85% अगर हम बोलें तो 85% इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इट इज़ डिपेंडेंट ऑन CAPF। बट स्टिल पॉलिसी मेकर्स के केस में अभी भी इसका रिकॉग्निशन, इज देयर सम गैप, एंड इफ इट इज़ देयर सम गैप देन व्हाट आर द रीजंस, कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जो इसको अभी भी वो परसेप्शन को बनाए हुए हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हर इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन में, बी इट नॉर्थ ईस्ट, पहले अभी मणिपुर, बी इट J&K, बी इट पंजाब या सेंट्रल इंडिया नाउ, हर जगह CAPF ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सिवाय अगर आप माने तो मिज़ोरम में शुरू में आर्मी रही होगी, J&K में अब आर्मी का काफ़ी रोल है, बट हर जगह CAPF लोग के अधिकारियों ने, जवानों ने सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में बहुत रोल प्ले किया है। जब ये रोल प्ले करने के बाद में जैसे हमारी जैसी एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के एक ऑपरेशनल जो हमारा टास्क है, CRPF इज़ अ डेजिग्नेटेड इंटरनल सिक्योरिटी, बट वन कैन अंडरस्टैंड कि इनके जो भी जितनी भी स्ट्रेंथ है उससे पूरी देश की समस्याएं नहीं कंट्रोल में आएंगी। पर हमारी जैसी फोर्स को भी जरा सी बात होती है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को रिक्विजिशन कर लेती। जरा सा भी दंगे फसाद से पहले अगर बहुत बड़ा जुलूस भी निकलना है तो भी कंट्रोल के लिए, जब उनके पास में आर्म पुलिस है, हर स्टेट में इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं, कम से कम एक तो ही हैं, ज़्यादा भी हो सकती होंगी, तो उनका इस्तेमाल कहीं नहीं है। पुलिस लीडरशिप जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते और वो तुरंत अपनी सेंट्रल आर्म फोर्सेस को बुला। आज की डेट में BSF की 140 कंपनियां, जिसका मतलब है 20 बटालियन की स्ट्रेंथ, हमारी फोर्स का 10% ये अगर बॉर्डर पे होता तो शायद बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ती। हमारी फोर्स की चलिए 9-10 बटालियन डेजिग्नेटेड है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो तो चलिए ठीक है। तो अमरनाथ यात्रा होगी तो निकाल लेंगे हमारी फोर्स को। इलेक्शन अभी चल रहे हैं, मैं कल किसी से बात कर रहा था तो एक बटालियन में 7 कंपनीज हैं, उनमें से 3 कंपनीज निकाल ली हुई हैं।
तो 4 कंपनी से कितना प्रेशर आ जाएगा? not only pressure of the area to be patrolled but also of the duty hours. ड्यूटी और प्लस में सर वो छुट्टी वाला वो भी हैम्पर हो दोनों जाए। तो ये होने की वजह से फिर उनका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, नॉट ओनली छुट्टी छुट्टी तो असर पड़ेगा ही, उनके मैंडेटरी ट्रेनिंग कोर्सेज जो प्रमोशन के लिए जरूरी है, दैट एंटायर साइकिल गोज हेवायर। और अगर मैंने मैंडेटरी वो है कि अगर मैंने इस साल में ये नहीं किया पर्टिकुलर ट्रेनिंग कोर्स तो मेरी प्रमोशन के लिए मैं कंसिडर नहीं होगा। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी 2021 में बांग्लादेश के 50 साल सेलिब्रेट किए गए। तो बीएसएफ क्योंकि वहाँ पर है तो बीएसएफ ने बहुत बड़ा बहुत सारे कार्यक्रम किए उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो उनमें जब मैं छोटा था सर्विस में, हमने नहीं देखा था इतने सेरिमोनियल तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, झंडे डंडे कारपेट पूरी नफरी कहाँ से बुला शामियाने लगे, ऐसा नहीं होता था। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते थे तो इन सब हमारे यहाँ महिला बटालियंस आ गई हैं, तो महिला बटालियन का महिलाओं का काम है सीमा पर रखना, पर हम उनको एक हम मतलब कि द पॉलिसी मेकर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दे आर ट्रीटिंग देम एज ट्रॉफीज कि जी हमने हमारी ये महिलाएं मोटरसाइकिल सीमा भवानी कैमल सफारी या साइकिल सफारी राजस्थान से, अरे आप उनको एडवेंचर कराइए, पहले उनको अपना बेसिक काम करने दीजिए। जो सीमा पे महिलाएं जो फेंस के आर पार जाती हैं, तो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की ओरिएंटेशन धीरे धीरे एक पुलिस वाली ओरिएंटेशन होती जा रही है, विच इज़ कि हम शो ऑफ करेंगे। और हम ये इसलिए भी ज़्यादा है कि जो लीडरशिप हमारे यहाँ आ रही है, मैं तो 50% जो हमारे आईजी बनते हैं उनमें से था, और जब मैं एडिशनल डीजी बना तो मैं 4-5 में से एक था, और मैं बना भी बहुत कम टाइम के लिए, सो दैट आई कुडंट हैव इम्पैक्टेड ऑन द पॉलिसी related issues. I was there for just few days, in fact, Okay. a couple of, a month or so. Now, जो policy framers हैं, जो imported हैं, they are not aware of the ethos, they are not aware of the operational philosophy of these organizations. So what they want is, since they are weak in that, they want to project themselves as in this manner, by show off, by these kind of things, जिससे थोड़ा टीआरपी मिले, टीआरपी मिले, समझ लिया इन अ वे। ठीक। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक वो है, और जो इसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल इश्यूज हैं उनकी आवाज़ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तक नहीं पहुँच पाती, एंड द रिजल्ट इज़ दिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ पेश करना था आज इन्होंने सरकार ने राज्यसभा में, तो बिकॉज आवर वॉइस डजंट रीच देम। बिल्कुल फैक्ट है सर, सच्चाई है ये। यू नो, बिसाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। यस सर। सी, एक सेकंड लेफ्टिनेंट जो फौज में जाता है, हाइपोथेटिकली ही कैन बिकम चीफ इफ हिज कैरियर इज गुड, if he has done all his courses, training programs properly, and he has excelled in operations, he may become chief theoretically. May or may not, because of the pyramidal structure. In say revenue service, he can rise to head his revenue department, जो भी rank होती है, must be equivalent to secretary. But Indian postal service में similarly, he can rise to become director general or whatever post. But हमारी organizations में, in IAS, everyone can hope to become secretary, few will become cabinet secretary. In IPS similarly, everyone will become director general, age being on his side.
few may not become, but वो भी स्टेट में बन जाएंगे और डीजी की तनख्वाह तो ये इश्यूज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। एक जो नया लड़का ज्वाइन करता है वो पहली चीज़ तो रूल्स ही ऐसे हैं कि वो ऊपर जाने की कोशिश नहीं, और सेकेंडली जो मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करी, दिस लीडरशिप इम्पोर्टेड फ्रॉम पुलिस नॉट बीइंग अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़, ये सोचते हैं कि मेरा टाइम निकल जाए, मेरे साल 2 साल 6 महीने निकल जाएं। सो रिजल्ट वाज कि लेट फर्स्ट डिकेड 2007, 8, 9 वगैरह में 2-3 बैचेस में 8-8, 9-900, आई थिंक सेम मस्ट बी द केस विद सीआरपी। Yes sir, 400. तो ऐसे करके ऑफिसर्स रिक्रूट कर लिए। ऑल दोज ऑफिसर्स आर स्टैग्नेटिंग, 15-15 साल हो गए हैं, एंड जो ऑर्गेनाइज सर्विस की वजह से नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना था वो भी नहीं मिल रहा उनको। एक 4 साल की एक इंक्रीमेंट मिल रही है, अगर वो डिप्टी कमांडेंट बन जाते तो उनको आगे के स्केल्स मिलते, पर वो डिप्टी कमांडेंट नहीं बने हैं, तो जो 9 साल में 13 साल में उनको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। सो द लीडरशिप बीइंग नॉट कनेक्टेड विद द ग्राउंड not only impacts the human resource management of the organization, और मैं ऑफिसर्स की सिर्फ नहीं बात कर रहा, और उसमें सर फिर जवानों की भी हर एक बात- रैंक पे रेजिडेंसी पीरियड भी है, उसको भी हाँ, उसको पूरा करना मैं है। जवानों की भी बात कर जवान समटाइम्स इन 90s a decision was taken कि लांस नायक नायक की रैंक को हटा दिया जाए। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अ जवान इज टेकिंग 23-24 years उसको लग रहे हैं हवलदार बनने में। ना उसको लांस नायक का जो था, एक गांव में जाता था, हमारी रूरल बैकग्राउंड से आते हैं लोग, गांव में एक फीती लगी, अच्छा एक स्टेटस इंप्रूव हुआ, उसका जो कलीग आर्मी में गया उसको वो फीती तो लग लांस चुकी होती नायक है। बन गया, हाँ। वो नायक भी बन गया, अच्छा तू हाले सिपाही है। बिल्कुल सर। हैं? तो उसका जो स्टेटस और उसका जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। सो ना सिर्फ ऑफिसर्स के ही प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स नहीं, सब इंस्पेक्टर 4 साल में इंस्पेक्टर बन रहे हैं, बट इंस्पेक्टर बनने के बाद वो फिर 15 साल लगा रहे हैं एसी असिस्टेंट कमांड बनने में। 2004 का मैं जानता हूँ, मेरे साथ था वो सिपाही, वो एसआई बना, 2008-9 में बन गया वो इंस्पेक्टर, पर आज तक अभी वो एसी नहीं बना। my कितने God. साल हो गए इंस्पेक्टर? 17 साल हो गए। हम्म। So the dissatisfaction is not only with the officers, it is down the line, and this has a serious impact on national security, बिल्कुल बिल्कुल fully because agreed, a sir। demoralized organization cannot perform operationally well, and a leadership not connected with the grassroots बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है सर। cannot lead effectively. तो ये सर ये जो सिपाही से ऊपर, सिपाही और हवलदार के बीच की जो 2 रैंक थी, खत्म कर लांस दी। नायक और नायक, इसको खत्म करने के पीछे क्या रेशनल, क्या लॉजिक रहा होगा? आई डोंट नो, वो कहते हैं कि हम कि इसमें थोड़ा हम cost दिल्ली- cutting हो जाएगी? दिल्ली पुलिस से हम इक्वेट कर देंगे, दिल्ली Okay. पुलिस से इक्वेट करना चाहते हैं पे स्केल में। ओके। तो आई मीन आप अपने 7वीं कंपनी ज्वाइन लगा दी, भाई आपने देखा कमांडेंट के पास, मैंने जब कमांड की थी तो 1020 जवान थे मेरे पास में, 1026, 27वां मैं था। तो अब वो जो ऑफिसर कमांड कर रहा है, अब वो 1300 को कमांड कर रहा है। जब आपने बनाया, थोड़ी बहुत आपने एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दिया, एग्रीड, बट उसका ऑपरेशनल एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गया। ही इज बर्डनड with additional 20-30% administrative burden as well as ऑपरेशन। operational area. So this can happen only, this can be done only by a leadership ओके बिल्कुल which is fact है। not connected to ground, which only thinks of financial savings. It is a question of national security. Finances don't matter, frankly speaking. It should not matter, sir। They should not matter. So this is
what is happening. राइट सर, फुली एग्रीड विद योर स्टेटमेंट। इस पे एक और जो लॉस होता है, क्या लगता है राज, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, यू हैव अ गुड कॉम्बैट एक्सपीरियंस एंड पॉलिसी मेकर, क्या एक ऐसा ऑपरेशनल एस्पेक्ट है जो वो इग्नोर कर देते हैं वाइल दे आर फाइनलाइजिंग द डेपुटेशन परसेंटेज? जैसे अब अभी जो करंट बिल है उसमें डेपुटेशन परसेंटेज ऑफ आईजी इज अराउंड 50% एंड फॉर द रैंक ऑफ एडीजी इट इज 67%। तो टॉप लीडरशिप आपके जो है दे आर कमिंग फ्रॉम आईपीएस कैडर, और आपके कैडर को वो कमांड करते हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं। ऑपरेशनली, मैं यहाँ ऑपरेशनली बात कर रहा हूँ, तो ऑपरेशनली क्योंकि आपका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अलग है, आपका ट्रेनिंग पूरा सिलेबस अलग है, कमांड उनकी आपकी कमांड कंट्रोल अलग है, दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेनिंग एंड कमांड कंट्रोल सिस्टम। तो ऑपरेशनली क्योंकि यू हैव बीन इनटू गुड ऑपरेशंस, और वहाँ पे एक डिसीजंस पे आपके जो है, और एक छोटी सी छोटी पॉलिसी पर भी आपके मतलब वो खतरे में आ जाते हैं कि कई सारे जवानों के लाइफ आपके डिसीजन पर डिपेंड है। तो व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशनल एस्पेक्ट डू दे मिस जर्नली व्हेन इट कम्स टू देयर पॉलिसी मेकिंग? आई टेल यू, और मैं दोनों साइड बताता हूँ। आई हैव मेट फ्यू सीनियर आईपीएस ऑफिसर, दे आर वेरी एक्सट्रीमली गुड। हाँ, आई मेट ऑल्सो, दे आर वेरी जेंटलमैन पर्सन। मतलब जेंटलमैन, मतलब दे हैव थॉरो नॉलेज ऑफ ग्राउंड, उस टाइप से, मतलब बट दे आर रेयर ब्रीड। यू कैन नॉट से कि हाँ भाई वो अच्छा है तो मतलब विजेंद्र अच्छा है तो मैं भी अच्छा हूँ, ऐसा नहीं है। तो वो बहुत कम है लोग जो एक्चुअली दे हैव अ नॉलेज एंड दे हैव अ विजन कि नहीं ये चीज़ों को ऐसे डेवलप करना है, ठीक है। अब किसी बंदे को, आई एम नॉट डाउटिंग कि भाई कोई कैपेबिलिटीज़ है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं, पर पॉइंट क्या है कि जिस डोमेन में एक्सपर्टीज़ नहीं है, मतलब लेट्स से वो कि ट्रेनिंग ही नहीं किया उसमें, लेट्स से तो कैसे हम? मैं हॉकी मुझे पता है कैसे खेलते हैं, पर मैंने ढंग से कभी खेला नहीं है, तो डू यू थिंक आई कैन बी अ गुड फिट इन द टीम? नो। तो वो है नाउ कमिंग कि भाई ग्राउंड पर कैसे क्या होता है। आई हैव मेट लॉट ऑफ ऑफिसर्स। अब इशू क्या है ना, आप देखो सीनियर रैंक पर आ रहे हो तो यू शुड गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, राइट? बिल्कुल। मतलब मैं एक जूनियर उस लेवल पर हूँ, अब सीनियर उस पर आ रहा है, तो आपका वो होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव, कि हाँ बताओ कि यार इसको ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक टू वे टाइप्स कम्युनिकेशन हो। कमियाँ बताते रहो, ये ऐसे करना था, ये अरे भाई कोई मूवी थोड़ी चल रही, बम इधर से गिराओगे, रॉकेट इधर से जाएंगे। सो इस तरह का बहुत सारे इंसिडेंट ये भी होते हैं। तो यस देयर इज़ अ गैप। और जो सर ने बताया ना कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के इथोस के बारे में नहीं पता, तो मैं उसी कल्चर और इथोस की बात कर रहा था कि यहाँ पर क्या है ना कि आपको ग्राउंड में ट्रूप्स के साथ काम करना होता है, तो यू हैव टू कनेक्ट विद देम, You have to lead from the front also. लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑल्सो। माई पॉइंट इज कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट IPS वर्सेज CAPF. It's not a fight between But IPS हाँ, and CAPF. It is हाँ, a fight between CAPF and the system design. एग्जैक्टली वही। तो अब इसमें अब क्या है कि भाई उनका वो काम है ही नहीं, भाई उनका काम वो नहीं है ना, उन्होंने वो काम किया है, तो भाई हमसे क्यों काम वो करवाएं, राइट? मैं वाई वुड आई वांट कि भाई कोई IPS आए और वो हमें लीड करे, मतलब ऑपरेशंस में, उसका काम नहीं, भाई मत करो, नो वन इज आस्किंग टू डू दैट, ठीक है। सो अब इस गैप की वजह से ईथोस नहीं है और वो कल्चर में कनेक्शन बना नहीं पाते। भाई ये सिविल पुलिस नहीं है, यहाँ पर आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, आगे लड़ना पड़ता है, तो उस कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यू हैव टू रब शोल्डर्स with your jawans, with your team, with your SOs and with the officers also. In different kind of conditions. Exactly. और मैं बता रहा हूँ कि when we used to operate in झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा बॉर्डर जो भी है, condition was worst. तो but we never complained. We have volunteered for that. But यार आप आगे फिर वो ज्ञान दोगे उस तरह का कि जो ग्राउंड पर बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, तो that doesn't look good. वो फिर आपकी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बताता है कि आप कोई मतलब यूर लिविंग इन यूफोरिया टाइप्स में, तो वो चीज़ें ठीक नहीं लगती है। और ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल फैक्ट है। एंड आई हैव माई हाईएस्ट रिगार्ड्स टू देम बिकॉज दे आर द पिलर्स फॉर मैनेजिंग लॉ एंड ऑर्डर फॉर द कंट्री। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वी डू ऑल रिस्पेक्ट द IPS yes. cadre and we have full trust in them also. Absolutely. It is not about IPS cadre versus CAPF Yes. cadre. It is about the system design versus the CAPF Yes, cadre. yes. ठीक है। अब सर आपको क्या लगता है सर, ये इतना ज़्यादा हॉस्टाइल कंडीशंस में, लाइक BSF इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे है, ITBP एक काफ़ी हार्श कंडीशन पे हिमालय पे है, एंड नक्सलाइट बेल्ट की अलग अपनी समस्याएं हैं सर। तो इतनी सारी ये हॉस्टाइल कंडीशंस में जवान रहते हैं, तो क्या लगता है कि ये इनकी डिसीजन मेकिंग में
जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेह में जब जाते हैं लोग तो बहुत लंबे टाइम तक डिप्लॉयमेंट रहती तो लोग मेमोरी लॉस का भी अपनी शिकायत बताते हैं। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग में और उनकी जो मेंटल रेजिलियंस है कि आम जिंदगी में वो कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, उस पे कुछ इम्पैक्ट आता है? और अगर आता है तो उसको हम क्या सर इसके सॉल्यूशन हैं जो बहुत Impact प्रोलॉन्ग तो आता है भाई, अगर डिप्लॉयमेंट है? आप 10 साल अपनी फैमिली से दूर हैं तो जो साइकोलॉजिकल कनेक्ट है वो तो कमज़ोर होता ही है। सी द वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द एब्सेंस ऑफ द मैन ऑफ द हाउस दे हैव अ सर्टेन लाइफ, जो उनका रिदम है लाइफ की, उस रिदम से चलते हैं। सो व्हेन ही कम्स ऑन छुट्टी, in fact that rhythm gets broken. ये तो है सर, ये हर एक फैमिली So- फील करती है आर्मी so- वालों की। Yes, not only army, जहाँ Army, भी, I mean, like जहाँ every भी- kind of Uniform जहाँ service. भी- हाँ, जहाँ भी ऐसी सर्विस कंडीशन होती हैं तो वो तो है ही है, बट देन मेरे ख्याल में हमें और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे काउंसलिंग के लिए, है ना। सो मे बी वी कैन हैव मोर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। हमारी जो मेडिकल स्ट्रीम है होने चाहिए। आई थिंक दिस कैन बी वन सजेशन जहाँ पर ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। सी प्रॉब्लम क्या है विद मोबाइल, हालांकि वो अगर वो बात कर रहा है कहीं जाके 500 मीटर दूर जाके अपनी बीवी से बात कर रहा है, तो मोबाइल में अगर आज वाइफ की लड़ाई हुई है उसकी मदर से, लड़के की, तो शील कंप्लेन, मदर दूसरी तरफ से कंप्लेन करेगी, मदर को रिंग करेगा, तो दैट पर्सन गेट्स इनटू टेंशन। एंड आप देखिएगा, अगर आप सुसाइड्स का हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में देखें, सो मोस्ट सुसाइड्स हैव अकर्ड इमीडिएटली आफ्टर दैट पर्सन हैज स्पोकन टू हिज होम। आप Okay. एनालाइज करिए, स्टडी करिए। अगर इफ So mobile is a double-edged sword. That's a kind of. double-edged weapon. Okay. So, but it is a necessity also. So, ऐसी सिचुएशन में जवान्स would need counseling at their place of deployment also, and family counseling when they are at their homes also. यही मैं कह सकता हूँ। और जो भी वहाँ की मेडिकल सुविधाएं हैं या एजुकेशन की सुविधाएं हैं, we should be liberal with these people because they are living in very harsh conditions. Sir. जो ब्यूरोक्रेसी हमारे जो फाइनेंसेस वाले हैं, अलग अलग चीज़ों पे ऑब्जेक्शन लगाते रहते हैं, वो ख़त्म होने चाहिए। दे शुड बी हेल्प्ड कीपिंग देयर सर्विस कंडीशन इन माइंड, अनलेस कोई चोरी कर रहा है, दैट मस्ट बी अवॉइडेड, बट वी शुड अदरवाइज बी लिबरल इन हेल्पिंग देम आउट इन दोज। मैं सर इसमें ना एक बिल्कुल, चीज़ और बिल्कुल ऐड fact है करूँगा। जैसे शायद लास्ट ईयर जो अपने होम मिनिस्टर साहब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 100 दिन छुट्टी और अकोमोडेशन वगैरह। अब ठीक है, उन्होंने अनाउंस कर दिया, ठीक है, बट आप उसका इफेक्ट देखो क्या होगा कि नीचे जवानों को लगेगा कि भाई उन्होंने अनाउंस कर दिया है, अब अफसर हमें छुट्टी नहीं दे रहे। हाँ, अफसर रोक रहे हैं। बट पॉइंट क्या है ना, आप ये देखो ना कि बाय करंट जो सिचुएशन है, रियलिटी है ग्राउंड की, इतनी छुट्टी आप दे ही नहीं सकते क्यों, स्ट्रेंथ नहीं है। साथ में बोलेंगे 80 जवानों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो तो पॉसिबल ही कैसे- नहीं है। how does he तो फिर manage? इलेक्शन में भी जाना है, प्लस मैं ट्रेनिंग वही में मैं भी कह जाना रहा हूँ, है। करंट सर्विस कंडीशन में वो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप मैं आपको कुछ डेटा दूं तो 2018 से लेकर 22 तक देयर हैज़ बीन 50,000 मोर देन 50,000 रेजिग्नेशन Yes. फ्रॉम सीएपीओ, स्पेशली बीएसएफ सीआरपीओ सबसे ज़्यादा है। The attrition rate तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि अगर सर्विस कंडीशन ऐसी हैं और आप ऐसे वादे कर रहे हो तो ग्राउंड पे इम्पैक्ट तो ये जाता है ना कि भाई ऊपर से तो आ गया अप्रूवल और नीचे नहीं कर रहे। सो इट गिव्स अ रॉन्ग इमेज ऑल्सो कि भाई फिर एक वो बनता है कि अरे यार ये तो हमारे अफसर हैं, यही नहीं हमें दे रहे हैं छुट्टी, बट ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है। अब उन्होंने वादा कर दिया कि भाई अकोमोडेशन मिलेगी, ये मिलेगी, भाई बोलने से नहीं होता ना, ग्राउंड पे तो स्ट्रक्चर उस बनाने के लिए फाइनेंस चाहिए, वो तो यू नेवर नो आए ना आए कब आए। और ये है। और दूसरा क्या है, कहते हैं कि इन्हीं सर्विस कंडीशंस की वजह से इतना एट्रिशन रेट ज़्यादा हो रहा है और थिंग्स, और ये चीज़ें डेटेरियोरेट हो रही हैं, इंप्रूव नहीं हुई अभी तक। और जो गवर्नमेंट का जो भी मैंडेट था, स्पेशली आई टॉक अबाउट जैसे में सीआरपीएफ से, तो वो नक्सल मुक्त भारत 31 मार्च जो डेट आ रही है, तो ये सेक्रीफाइसेस हम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जब एक बेनिफिट की बात आ रही है तो उस टाइम पे एकदम गवर्नमेंट इज गिविंग
सिस्टम हॉस्टाइल हो जाता है। ये बेनिफिट भी नहीं है। Benefit, they're right. This is already there in the government policy. Sir. See, organized service का status has been granted to us way back in 1986. Yes, sir. तो हम तो वही मांग रहे हैं ना, ऑर्गेनाइज सर्विस का बेनिफिट मिलेगा तो हमें फाइनेंशियल बेनिफिट जो अभी डबल जेपर्डी है, ना प्रमोशंस हैं ना फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, वो तो ख़त्म होगी। कम से कम फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे जो इक्विलेंस NFFU में जो भी प्रिस्क्राइब्ड इक्विलेंस है उसके अनुसार। बिल्कुल, बिल्कुल fact है, सर। प्रमोशन रैंक बैजेस शायद ना लग पाए, क्योंकि हर एक को ना लग पाए, क्योंकि पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है ना। सो ओनली अ परसेंटेज वुड रीच, सम परसेंटेज वुड रीच कमांडेंट तो शायद अगर प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो तो सारे पहुंच जाएंगे। लेसर परसेंटेज वुड रीच DIG, इवन लेसर IG, बट एटलीस्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो मिलेंगे इनको तनख्वाह तो मिलेगी। तो अभी जो डबल जेपर्डी है वो तो ख़त्म होगी। अभी उसको अलाउ तनख्वाह नहीं मिल रही, जो डेप्टी कमांडेंट 16 साल से नहीं बना है उसको 4 साल की वाली तनख्वाह मिल रही है। उसके शायद फैमिली हो गई है, 2 बच्चे हो गए, उनको पढ़ाना है, उसको उसकी वजह से ट्रेन एंटाइटलमेंट, हवाई जहाज की एंटाइटलमेंट, वो तो शायद अब रैंक के अकॉर्डिंग सबको हो गई है, एयरक्राफ्ट की हो गई है छुट्टी पे, वो सब रैंक के। अगर कहीं जाना है HRA नहीं मिल रहा है, और अगर उसको दिल्ली में पोस्टिंग आ रहा है तो उसको मकान नहीं अलॉट हो रहा प्रॉपर, बिकॉज ऑफ द रैंक, बिकॉज ऑफ द लेसर। मकान तो पे स्केल के अनुसार अलॉट होते हैं, ओके। तो वो पे स्केल उसका दूसरा है, उसमें उसकी एंटाइटलमेंट शायद 2 कमरों वाले मकान की हो रही है। सो ये सारे TADA कम हो जाएगा उसके स्केल के अनुसार जब वो कहीं टेम्परेरी ड्यूटी में जाता है। रिस्क अलाउंस या रिमोट एरिया अलाउंस की परसेंटेजेस हैं वो कम हो जाएंगी। सो ये सारे बेनिफिट्स एक्युमुलेट होके एक बहुत डिससेटिस्फैक्शन का बिल्कुल सर, ये फैक्ट है सर। रीज़न बनते हैं। जैसा कि आपने बताया सर कि 1986 में एक DOPT का मोनोग्राफ था, उसमें पहली बार जो है BSF और CRPF को जो है सभी को सभी को भी CAPF इन सभी को ऑर्गेनाइज कैडर के तौर पे मतलब पहचाना गया, मतलब रिकॉग्नाइज किया गया। जी जी। तो सर इसमें जो ये बिल लेके आ रहे हैं सर, इनका कहना ये है कि गवर्नमेंट का एक पक्ष ये है कि दे वांट टू स्टैंडर्डाइज द सर्विस कंडीशंस। तो क्या ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो इनको निगलेक्ट नहीं करने चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनको उन रिफॉर्म्स में ऐड करना चाहिए सो दैट सबकी सर्विस कंडीशन एक्चुअली में स्टैंडर्डाइज हो जाए। देखिए, इससे कोई सर्विस कंडीशन स्टैंडर्डाइज नहीं हुई। ये प्रोविजंस ऑलरेडी हमारे रूल्स में है, BSF के रूल्स में, CRP के रूल्स में, हर एक में लिखा हुआ है 50% IG होंगे, हर एक में लिखा हुआ है यही आई थिंक 33% या 25% एडिशनल DG होंगे, हर एक के रूल्स में लिखा हुआ है स्पेशल DG और DG। सो दिस effectively does not reform anything. What it effectively does is overturn Supreme Court ruling, which gives us organized group A service. और For all Supreme Court- purpose. For all purpose. Supreme Court का जो OGAS का एम्बिट है वो एम्बिट IG के लेवल तक है, क्योंकि OGAS में ये है कि जॉइंट सेक्रेटरी विच इज इक्वलेंट टू IG रैंक तक सारी पोस्टें कैडर से होनी प्रमोट होनी चाहिए। सो उसको ये यहाँ पर ये वैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे सभी रूल्स में। सो दिस रिफॉर्म्स, सो कॉल्ड रिफॉर्म्स बिल इसमें सर एक और actually does a disfavor by further deteriorating the situation by creating a status quo. And statement of objectives आप उनके पढ़िए, the statement of objectives में कहीं नहीं mentioned है कि how does this bill improve national security or how did the Supreme Court order impact negatively the national security, कहीं नहीं है, जो कि मेन इशू होना चाहिए। उन्होंने वही क्लीशेड आर्गुमेंट्स दी हैं कि IPS ऑफिसर्स आर नेसेसरी फॉर कोऑर्डिनेशन, फॉर इंटेलिजेंस। तो कोऑर्डिनेशन तो
मैं करता रहा हूँ। मैं जब सांबा में कमांडेंट था तो मैं रोज़ मिलता था एसपी से, डीएम से, हमारे जो भी इश्यूज थे। चूड़ाचांदपुर में था सिमिलर, कोई हमें ऑपरेशनल या टेलीफोन चाहिए था तो आई स्पोक विद एसपी। और कोऑर्डिनेशन इज डन एट द ऑपरेशनल लेवल। सर इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। यू हैव जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, IMAC, आईमैक और कई चीज़ें हैं जो कि हैं सिमिलरली स्टेट लेवल पे हैं, जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं। पीपल डू नॉट नो द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस in their respective areas are the nodal agencies for intelligence collection. यस सर। So if I am at North Bengal border, I am responsible to coordinate the intelligence efforts of SSB, police, army, RAW, सारों के इंटेलिजेंस एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने की मेरी जिम्मेदारी है, मतलब बीएसएफ की। सो इनसे क्या उसमें फर्क पड़ रहा है ना? नहीं, बिल्कुल सही है सर। टेक्निकल इसमें- इंटेलिजेंस इज रियल टाइम शेयरिंग। इसमें एक और सर सवाल खड़ा होता है सर, इस लीगल बैटल में आरपीएफ वाज आल्सो अ पार्टी इनिशियली, yes. बट क्या सिर्फ इसलिए कि उनका मंत्रालय अलग है और हमारा ये सीएपीएफ का मंत्रालय अलग है, सिर्फ इसलिए उनके फोर्स में वो रिफॉर्म्स हो गए और जो हमारे फोर्स में वो हम रिफॉर्म्स सभी एक साथ लिटिगेंट थे, उनको मिल गया सारा कुछ, हमें नहीं मिला है। आई डोंट नो, आई टेंड टू एग्री कि उनका मिनिस्ट्री अलग होने की वजह से कैडर कंट्रोलिंग उनकी मिनिस्ट्री से होती है, तो इस वजह से उनको ये बेनिफिट्स मिल गए। बिल्कुल। हमें हमारे एमएचए हैं। पॉइंट इज दैट वी डू नॉट हैव अ वॉइस। We are not, the IPS officers have grown with local level politician. जब वो ASP थे तो शायद वो एक बडिंग पॉलिटिशियन था। जब वो SP DIG बन गए या IG बन गए तो वो MLA था। जब वो DG बने तो वो चीफ मिनिस्टर था या सेंटर में होम मिनिस्टर था या जो भी हो। So they have that parallel career progression. ये सच्चाई We है don't सर। have that. ये We तो don't सच्चाई have that. We work in our cocooned operational environment, जिससे हमारा पॉलिटिशियन से बहुत ज़्यादा राफ्ता होता है, तो हम उनसे जाकर उनके MP या MLA लैंड फंड से थोड़ा सा पैसा मांग लेते किसी अपनी फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन। बिल्कुल सर, एंड इसका सर एक और रीज़न हमारे इथोस में भी है। और हम टेम्परेरी हैं। मैं आज जम्मू में हूँ तो कल मैं बंगाल में हूँगा, वो अपने स्टेट में है। अभी जो बात हो रही थी जैसे कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड विद बियॉन्ड, मतलब स्टेट्स, अगर हम देश के बाहर के साथ की कोऑर्डिनेशन की बात है। माय पॉइंट ऑफ सेइंग दैट वी कोऑर्डिनेट एट आवर लेवल, Everyone has their also does own not mean that I'm sphere. discounting their No sir, we are not also discounting them. It is just about their sphere. उनका जो डोमेन है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनका ट्रेनिंग सेट है, उनका एक स्फेयर डेवलप होता है। आपका भी एक स्फेयर डेवलप होता है सर, सीएपीएफ ऑफिसर्स का भी एक स्फेयर डेवलप होता है। मेरा सवाल यहाँ पे इतना है, बिकॉज यू हैव been into various international dealings or international coordination with multiple dignitaries throughout the world of US and other party also. तो coordination में क्या कोई अंतर है? क्योंकि CAPF ऑफिसर्स भी उसी एग्ज़ाम, मतलब UPSC के द्वारा ही चल के आता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक सब्जेक्टिव पेपर इनका सिर्फ एक होता है, उधर मल्टीपल सीरीज ऑफ सब्जेक्टिव पेपर्स है, इंटरव्यू है। तो क्या उनकी क्षमता में भी कोई अंतर हो सकता है? देखो, चलो इसको ऐसे मानते हैं कि चलो दे आर क्रीम, उसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल क्रीम नहीं, क्षमता एक जैसी। नहीं, मैटर ऑफ लक सर। मैं सर मैटर ऑफ लक। एक हम वो कर देते हैं सर, जस्ट फॉर केस ऑफ आर्ग्यूमेंट, चलो मान लो क्रीम है, दैट्स एक एनालॉजी मान सकते हैं उसको। बट जब बात आती है कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन एक साइड से थोड़ी होता है, दोनों साइड से होता है, मल्टीपल पार्टीज होता है। मतलब लेट्स से कि भाई विजेंद्र को यहाँ कोऑर्डिनेट करना है, विजेंद्र यहाँ आ गया, तो भाई मैं भी तो वहाँ जाके कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो आई थिंक अगर आप जब यहाँ आ रहे तो मुझे वहाँ भी भेज दो। और पॉइंट ये है कि
फॉर एग्जांपल विजेंद्र ऑपरेशनली साउंड इसलिए नहीं कि उसको ऑपरेशन एक्सपोजर नहीं है। अगर मैं उसको ऑपरेशन एक्सपोजर दूंगा, विजेंद्र हो सकता है मुझसे अच्छा काम कर दे। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। जब मुझे पता है कि भाई मुझे कोऑर्डिनेशन करना है, तो मैं उस हिसाब से मुझे एक्सपोजर भी मिलेगा। तो अब मैं जैसे कह दूं कि नहीं यार विजेंद्र कोऑर्डिनेशन काबिल नहीं है, अरे काबिल इसलिए नहीं कि उसको एक्सपोजर नहीं दिया आपने, राइट। अब ऐसा तो है नहीं ना कि भाई वर्च्यू आप कैसे भी कुछ एक पोजीशन में पहुंच गए, तो आप ये तो नहीं कह सकते मैं तो अभिमन्यु में तो पेट में चक्कर भी सीख लिया था, वो तो नहीं कह सकते, राइट। तो इट्स वेरी मतलब अगर ये सब जस्ट ऑन, जैसे सर ने बताया कि भाई इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, भाई कोऑर्डिनेशन तो आप एक चीज़ बताओ ना, काम तो हम स्टेट पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो कर रहे हैं ना। और तो इसमें एक और तर्क ये भी है कि अगर हम कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आईपीएस ऑफिसर्स दे आर कमिंग ऑन डेपुटेशन और हायर पोस्ट, तो एटलीस्ट सीएपीएफ की जो इनिशियल जो पार्ट है ऑफिसर्स का, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, दे शुड आल्सो अलाउ एंड देयर मस्ट बी सम प्रोविजंस कि दे शुड आल्सो गो फॉर द डेपुटेशन इन सिविल पुलिस। मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, आर्मी में तो हम अटैचमेंट के लिए जाते हैं, नहीं, मैं सिविल एक चीज़ पुलिस में बताता भी हूँ। रिवर्स डेपुटेशन। अगर लेट से कि सीपी ऑफिसर डेपुटेशन जाते हैं स्टेट पुलिस में, वी आर गुड एट ट्रेनिंग, वी आर गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन। एक मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन वाले उसमें वी मे नॉट बी गुड, बिकॉज वी डिडंट स्टडी। हाँ नहीं तो When उसमें we ठीक studied, we है, have- मतलब बट देयर आर they will- वेरी हाँ। मैनी अदर ऑप्शंस की, मतलब जहाँ पे आप भेज सकते हो हमें। तो ऐसा थोड़ी कि भाई हम किसी काबिल ही नहीं है। तो और सर सर जैसे क्या आप भी सहमत है सर इस बात नहीं, से जैसे कि बिहार हो गया, रिवर्स झारखंड डेपुटेशन हो गया सर, वहाँ पर एज एएसपी लोग जाते हैं सीएपीएफ से डेपुटेशन पुलिस में ऑपरेशंस के लिए। ये ऑपरेशंस जहाँ भी कर, पंजाब में सभी CAPF से गए थे, सीआरपीएफ के एसपी ऑप्स लगे हुए थे, तो क्या कोऑर्डिनेशन? तो कोऑर्डिनेशन कोई भी कर सकता है। तो कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं, इट्स ऑल अबाउट टाइम के। पॉइंट इज के दोज आर ऑल वेरी fallacious arguments to just retain the hegemony of IPS officers on these forces. मैं किसी एक ग्रुप में हूँ जिसमें ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो a question was asked to me, do you want IPS officers to go out even though they have raised these organizations? So my answer is that didn't we want British to go out? उन्होंने भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किया था, सिविल सर्विस उन्होंने खड़ा किया था, उन्होंने भी तो इकोनॉमी इंटेग्रेट करी थी, बट वी वांटेड इंडिपेंडेंस। आई मीन दैट्स एन एनालॉजी कि जी उन्होंने, क्योंकि उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, बट आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, बहुत रीजनड आदेश दिया है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यही कहा है कि आपकी अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करिए, ओगैस में आईजी लेवल तक आने दीजिए, जिससे ऊपर के लेवल तो उनके लिए फ्री हैं अभी भी। यस, जो डीजी, स्पेशल एडिशनल डीजी, स्पेशल डीजी, वो तो फिर भी वही हैं। और हमारी फोर्सेस की बहुत ज़्यादा होंगी, तो सभी मिला के 100-150 पोस्टें होंगी। ये इन पे आईपीएस ऑफिसर नहीं आएंगे तो उनके कैरियर प्रोग्रेशन पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक तो उनका पहली चीज़ तो टाइम स्केल प्रमोशन है, दूसरी चीज़ उनके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हैं, आईबी, सीबीआई, एनआईए, ईडी एंड सो मेनी अदर, पब्लिक सेक्टर में विजिलेंस, सेंटर में, स्टेट में, हर जगह, इवन दे आर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स। तो हमें आईपीएस ऑफिसर्स की काबिलियत इन देयर पुलिसिंग एफर्ट, हमें कोई डाउट नहीं है। दे मस्ट बी एक्सलेंट ऑफिसर्स इन देयर ओन डोमेन, बट इन माय डोमेन आई थिंक वी हैव अर्नड थ्रू आवर लॉन्ग सर्विस, एंड 60 years हो गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, सीआरपीएफ इज इवन ओल्डर। तो हमारी जो ग्राउंड लेवल की एक्सपर्टीज़ है, जो ऑपरेशनल एक्सपोजर है, जो जवानों के साथ हमारा हमने ग्रो किया है, वी हैव बीन बडीज़ विद जवान्स, तो उनको जितना हम पहचानते हैं, वो उस वजह से हमारे लोगों को प्रोग्रेशन का अपॉर्चुनिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके अनुसार हमें दी जानी चाहिए, जिससे कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें नेशन बिल्डिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, इन एनहांसिंग नेशनल सिक्योरिटी। आई थिंक दैट शुड समराइज द एंटायर डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर।
एंड नाउ आई वुड लाइक टू आस्क राज कि सपोज जैसे आपने इतने सारे समय आपने एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आपने बताया है, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपके जो आप कोट यहाँ पे या कोई ऐसी स्टोरी आप यहाँ बताना चाहेंगे जिससे एक CAPF ऑफिसर्स की मेंटल टफनेस का एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है? कोई ऐसा ऑपरेशन? मलिक हो गया, सागर बोर्डे हो गया, हाँ, और इससे पहले से n number of number of examples. examples. But during your when you have are you fortunate enough to have some kind of connections? to आई those? थिंक देयर आर मल्टीपल ऑपरेशंस जहाँ पर मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं कि जहाँ पर हमारा पानी ख़त्म हो गया था। Okay. तो वो ऑपरेशन मतलब ये था कि मतलब हमारी सिखलाई में बेसिकली ये था कि जब तक आप कैंप में वापस ना आए तो आपकी बोतल पानी होना चाहिए। तो हमारा एनकाउंटर वगैरह हुआ था, मतलब मैं चलो बताता हूँ कि झारखंड में समवेयर इन झारखंड हमारा एनकाउंटर हुआ। तो 3 दिन का ऑपरेशन था वो। तो ऑर्डर्स आ गए, चलो आप इवैक्यूएट करो, मान लो वहाँ से बाहर आ जाओ। तो ठीक है, तो हमारा रक्षक वेट ज़्यादा था तो हम पहाड़ से उतरते हुए आ रहे थे। मैं सोचा कि यार इतना वेट क्यों लेके जाना, वहाँ तक जाना है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 या 10 होगा, इतना होगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी रख लेते हैं, इतना वेट लेके क्यों कैरी करना है। Okay. हमने वो फैला दिया, पूरा पहाड़ से नीचे उतर कर आ गए। और जैसे उतर के हार्डली 1 किलोमीटर गए थे, वहाँ जाके बोला कि वापस जाओ, दे सम इनपुट और आपको पर्टिकुलर एरिया सर्च करके आना है। तो भाई अब वी कैन नॉट से ना कि भाई हमने तो पानी फैला दे, पानी नहीं है। तो फौज में तो एक्सक्यूज चलता नहीं, भाई पानी नहीं है तो आप ये दिस एक्चुअली ऑपरेशन, मतलब वो तो हमारी गलती है, तो उसके लिए हमने कोई ऐसे एक्सक्यूज़ दिया नहीं। तो गर्मी का टाइम था, मई जून का वाला महीना था, मई वाला महीना था, अप्रैल मई वाला। सो हम पहाड़ ऊपर आधा चढ़े हैं ऊपर और हमने वहाँ पर होल्ड किया है और रात भर हम प्यासे रहे, गला सूख गया, किसी थोड़ा थोड़ा पानी तो गला गीला कर लिया है। सो अगले दिन जब और आप ये देखो ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है ना। हम वो पानी साफ़ करने वाला एक फ़िल्टर सा होता है, छोटा सा मशीन होती है, वो भी नहीं लेकर आए। Charcoal. और वो गोली आती है एक जो सेडिमेंटेशन पूरा नीचे बिठा देती है, वो पानी साफ़ करने वाली बेसिकली, ना वो लेकर आए हम, कि टीम में किसी के पास नहीं था। और मैंने बोला टीम को, भाई जाओ, एक मतलब 5-6 लोग जाओ, थोड़ा देख के आओ, थोड़ा कहीं पानी मिलता है। सो गए हैं, वो उसी सुबह की बात है, फर्स्ट लाइट में। तो वो गए हैं तो उनको एक गड्ढा मिला, यहाँ से पानी निकल के आ रहा था नीचे से, बट दैट पिट वॉज फुल ऑफ इंसेक्ट्स, गंदगी, काला पानी हो रखा है पूरा सब कुछ। मैंने बोला भाई ले आओ जैसा भी, क्यों गला तो भाई ऑपरेशन करना है आपको, दोपहर हमें शाम हो ही जाएगी। तो पानी लेकर आए, बोतल में रखा है, आई कैन सी कि भाई कीड़े तैर रहे हैं उसमें। पर जैसा भी भाई गला गीला करके पानी की ऑपरेशन किया है हमने। सो मतलब वी हैवंट से मतलब सेड अ वर्ड, अटर अ वर्ड कि भाई हमारा पानी ख़त्म हो गया, हमें जल्दी यहाँ से हमें निकालो। नो, जब ऑपरेशन पूरा हो तब हम बाहर निकले हैं। टोटल ऑपरेशन के कितने किलोमीटर का था करीबन? ऑपरेशन तो किलोमीटर उसमें मतलब मोर देन 40? नहीं, ऐसा नहीं होता कि सारे ऑपरेशन 50-40 के होते हैं। कुछ होते हैं कि भाई हो सकता है वो 20 किलोमीटर में हो, 20 किलोमीटर के एरिया में हो, वो 5 दिन चले। एक मेरा ऑपरेशन था जो 36-40 आवर्स था, पर उसमें हम 100 किलोमीटर चले थे। Okay. तो उस हिसाब दैट से। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन, तो उस तरीके से रहता है। बिल्कुल बिल्कुल तो फैक्ट है सर। हर एक ऑपरेशन आपकी मेंटल टफनेस को ही टेस्ट करता है और उसी के लिए आप गए भी हैं। सो नथिंग बिग अबाउट इट, बट येस, और इन सब चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और फौज की मैं एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा कि स्पेशली जहाँ पर रैंक हायरार्की वाला रहता है ना, तो वहाँ पर क्या आता है कि आप प्रोफेशनली ग्रो करना है तो आपको रैंक्स में ग्रो करना पड़ता है। यस। अगर आप रैंक में ग्रो नहीं कर रहे तो वर्टिकली प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर रहे, आप हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। सो दिस इज़ हैपनिंग इन CAPF। आप हॉरिजॉन्टली थोड़ा बहुत ग्रो कर सकते हो अगर आप डेपुटेशन वगैरह चले गए तो ही ग्रो कर रहे हो। अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 14-15 साल से काम कर रहे हो तो आप फिर वो मेंढक के कुएं बने हो, नथिंग एल्स। तो इस स्टैग्नेशन की वजह से ना फाइनेंशियली तो लॉस हो रहा है, वो तो आप पूछो ही मत, उस पर तो हम जा ही नहीं रहा। आप प्रोफेशनली लॉस देखो ना कितना हो रहा है, आपने कितने प्रोडक्टिव ईयर्स आपने इस चीज़ में बर्बाद कर दिए। आप मुझे बताओ कि मुझे विद माय सर्विस मुझे 42-45 मतलब मैक्सिमम 45 साल में मुझे CEO बन जाना चाहिए। अब मैं 57 जाकर CEO बनूंगा तो क्या मेरे में वो एनर्जी रहेगी या जील रहेगी? फैक्ट है। मतलब हर एक की रैंक की एक एज दे रखी है। मतलब लेट से कि मैंने आपको पढ़ने का मौका बचपन में दिया ही नहीं और आपको बोलता हूँ यार आप 40 साल के आप हो गए, आप पढ़ाई करो, कर लो। वो ये रहेगा। फैक्ट है, ये फैक्ट तो है। एक चीज़ एक उम्र के साथ जो मिल जाएगी ना आपको, उसमें आप अच्छे से करोगे। अब जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी इसलिए भी अच्छा करते हैं बिकॉज देयर इज सम सिस्टम इन दैट। आप वहाँ पर ही कर्नल, कोई 60 साल का कर्नल बनेगा, वहाँ पर कमांड करेगा, डू यू थिंक सो कि वहाँ पर इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे? डू यू रियली थिंक सो कि अपने जो SFs हैं वहाँ पर
जो मेजर है वो 40 साल के 45 साल के मेजर काम कर ऑपरेट कर रहे हैं। नो नहीं, ऐसा नहीं होता। हो ही नहीं सकता, और उसका उस टाइप से बॉडी भी बिहेव नहीं करेगी। एग्जैक्टली आप चाहे ठीक है जेनेटिकली फिट हो मे भी, पर सब थोड़ी ऐसे फिट रह सकते हैं। उस फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आपको वी हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। अगर मैं कोबरा में काम कर रहा हूँ, अगर मैं रेगुलर फिटनेस ना मेंटेन करूँ तो मैं ऑपरेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। ये थोड़ी कि मैंने 3 महीने ट्रेनिंग कर ली तो मैं अब हमेशा के लिए फिट हो गया, नहीं। हमारी हर साल रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स भी होती है, और यूनिट लेवल पे जो ट्रेनिंग चल रही है वो अलग है, वो दैट इज़ डिफरेंट। तो मीन्स यू आर पुटिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू मेंटेन योर फिटनेस। और ये फिटनेस ऐसा तो नहीं ना कि मैं 40-45 साल तक सेम फिटनेस मेंटेन कर सकता और उसके लिए मोराल भी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ मैं फिटनेस रखूंगा हूँ। तो एक्चुअली मैं प्रमोशन होगा यू आर मेरा। लूजिंग एट 2 फ्रंट्स। मुझे सबसे बड़ा जो मेजर लगता है दैट प्रोफेशनली आप लूज तो कर ही रहे हो, पर आप देखो फाइनेंशियली भी तो लूज कर रहे हो आप। बिल्कुल। एटलीस्ट कुछ चीज़ तो मिले, हम्म। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो दिस इज नॉट अ सैड स्टोरी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात कही है आपने। जैसा कि राज ने एकदम सही बताया है कि हर एक चीज़ की अपनी एक एज सीमा होती है कि आपकी बॉडी भी बिहेव करती है, और जिन्होंने स्टार्टिंग में जो रेजिडेंसी पीरियड हर एक रैंक पे जो बनाया होगा, उसमें भी उस सोच में भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक ये फैक्टर रहा होगा कि हर एक की बॉडी उस एक पर्टिकुलर एज पे कैसे बिहेव करती है, तो उसके हिसाब से उसका ऑपरेशन और उसकी रैंक उसको और बाकी फैसिलिटीज़ कमांड स्ट्रक्चर उसको दिया जाए। तो यू हैव सच अ लॉन्ग करियर सर, तो इस दौरान क्या आपने भी सर ऐसा कुछ सेक्रीफाइस या कुछ ऐसी शहादत की, तो खैर कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में घटा हो जहाँ पे आपने बहुत ही पास से लोगों को मतलब एक इस लेवल पे जाना हो कि उसकी बराबरी और उस लेवल की बराबरी करना बहुत आसान नहीं है, वो शहादत I की। wouldn't like to indulge in any self praise or something, but It's not about self-praise, sir, आपकी story और कोई नहीं बताएगा, आप ही बताएंगे सर हमें। That is not material. The point is जो ये बात हुई ना कि हर एज के लिए वो होता है. I don't think any such thought has gone into fixing that residency periods. ओके। भाई आप किस बेसिस पे कर रहे हो? नहीं नहीं, जो अभी तक चला आ रहा था सर। जब मैंने ज्वाइन करी थी तो जो रूल्स थे उसमें आई शुड हैव बिकम कमांडेंट इन 8 years. ओके। बट धीरे धीरे वो सारी चीजें, सो इट इज अ प्रोसेस टू slow you down in your career so that you cannot reach those levels of policy making. I don't think any such thought has gone into these rules कि आप उसको एज देखना है या ये देखना है. भाई उस अभी भी 15 साल का है शायद कमांडेंट बनने के लिए. 13 साल 13 नहीं 15 है. 15 है सर, 15 15 है. से 18 डीएजी के लिए। हाँ, तो अब अगर वो एसी ही से डीसी नहीं बना है 15 सालों में तो क्या बनेगा? सो दैट्स इट, है ना. आई मीन यही है. ये बिल्कुल कहना बिल्कुल चाहता सच्चाई है हूँ. सर। नाउ लास्टली सर, इस जो करंट सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल आया है, इससे आज के समय में थ्रू आउट सीएपीएफ एवरी काइंड ऑफ ऑफिसर्स, वेदर ही इज अ प्रमोटी और ही इज अ डायरेक्टली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव कैडर ऑफिसर, उनका मोराल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ होगा। तो ऐसे समय में आपका अगर कोई डायरेक्ट आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे तो सर क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं ये कहना क्योंकि चाहूँगा जब तक सर इनिशियल जो फर्स्ट लेवल है उनकी मोराल की अगर बात नहीं होगी या उनको हाँ. हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक मैं ये कहना चाहूँगा, वी हैव फॉट अ लॉन्ग लीगल बैटल. सुप्रीम कोर्ट्स हैव ऑलवेज रूल्ड इन आवर फेवर. इट इज़ द गवर्नमेंट विच हैज़ ऑलवेज रूल्ड अगेंस्ट अस. सो अगर ये बिल आता है, पास होता है, वी विल स्टडी दैट एंड ऑल ऑप्शंस आर ओपन. वी विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर एनहांसमेंट ऑफ द not only the career, the service conditions, the operational conditions of the organization. बिल्कुल सर। एंड अभी जैसा कि सभी को विदित है और न्यूज़ में भी ये चल रहा है कि वेरियस काइंड्स ऑफ सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अलायंस दे हैव रीच्ड टू वेरियस पॉलिटिशियंस, तो क्या लगता है कुछ पॉलिटिशियंस का मतलब नहीं है. पॉलिसी फ्रेमर्स यू कैन से सर, तो we क्या will, as far as I'm concerned, we will study the provisions of the law and take appropriate legal or approach whosoever we want to. Okay. We'll leave no stone unturned. Basically you have rectify you have many options open Yes. still now. Yes.
तो बेसिकली अभी जितने भी ऑफिसर्स या जो भी कमांडर्स अभी हमें सुन रहे हैं, तो ये बिल आने के बाद में लिमिटेशंस नहीं लग रही है, इसके आगे भी रास्ता है। आगे भी जैसा कि सू सर ने कहा है कि मैनी ऑप्शंस आर ओपन, हम आगे भी जाएंगे और दोबारा से इसको केस को टेकअप कर सकते हैं। एंड नाउ माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम राज, आपको क्या लगता है कि एक आम सिटीजन्स को जो कि जिन्होंने फोर्सेस का कल्चर या नहीं देखा है या फोर्स को उतना वो क्लोजली नहीं जानते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आपका होगा और आप उनको ये संदेश कैसे देना चाहेंगे कि सीएपीएफ के लिए भी अवेयरनेस और इनकी डिमांड्स के लिए भी अवेयरनेस उतनी ही ज़रूरी है जितना वो बाकी आर्मी या पुलिस को इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी देते हैं? तो व्हाट वुड यू हैव मैसेज फॉर देम? मैसेज तो देखो ऐसा है कि जो अवेयरनेस वाली चीज़ है ना, लेट्स से मुझे अपने बारे में अवेयरनेस फैलानी है तो मेरे थ्रू होनी चाहिए। आप विजेंद्र को खुद नहीं पता चलेगा कि भाई राज भी कोई है। तो पॉइंट क्या है कि इसमें जो हमारे CAP ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो अचीवमेंट्स आई एम नॉट सेइंग कि आप जो क्लासिफाइड ऑपरेशंस उनको आप रिलीज़ करो, बट एटलीस्ट द वर्क बीइंग डन फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी, जो सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं दे शुड बी इन द पिक्चर, कि लोगों को पता तो चले। और रही बात दूसरी की, इसमें बस मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि अगर फोर्सेस का जो एक ऑपरेशनल स्पिरिट को आपको ज़िंदा रखना है तो जो फोर्स का जो इथोस और जो कल्चर है ना वो तभी बन पाएगा जब लोगों की सर्विस कंडीशन इंप्रूव होंगी। अगर आपको फोर्स को सेरेमोनियल फंक्शन के लिए रखना है सो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर तो मतलब इस लाइक ना कि मुझे जब ऑपरेशन स्पिरिट मेंटेन रखनी है तो मुझे अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, राइट। तो अगर उस लेवल पर जाना है तो भाई जो राइटफुल डिमांड है वो तो मतलब देना ही पड़ेगा आपको। मतलब यू वांट कि भाई आपको नेशनल बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करना है बट आपको प्रोटीन और डाइट वो सब नहीं मिलेगा, सो सॉरी यार, वो ऐसे काम नहीं हो पाता। मतलब ऐसा मतलब बोथ वे टाइप्स में होना चाहिए वो चीज़, है ना। सो ये है। बाकी रही बात की अवेयरनेस की, येस देयर इज़ मतलब बहुत गैप है जो अचीवमेंट्स वगैरह को, जैसे सर ने भी बताया, देयर इज़ अ ह्यूज गैप जितना भी अचीवमेंट्स वगैरह हुआ है, और उसके लिए ना क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। बट आई होप बिकॉज ऑफ दिस थिंग पीपल विल गेट मोर अवेयरनेस अबाउट कि जो CAPF एक्चुअली है क्या है, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस वगैरह किए हैं। सो यस, आई एम ये तो फैक्ट है सर। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सर कि व्हाट वुड बी द मैसेज फॉर द पब्लिक कि व्हाई दिस टॉपिक एंड दिस इशू इज सो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट दैट इट शुड बी डिस्कस्ड थॉरोली इन पब्लिक डोमेन? because it concerns national security. यस। Okay, sir. Thank you, sir, and thank you, Raj Rao. बेसिकली आज हमने इस पूरे एपिसोड और इस डिस्कशन के दौरान भी गेट टू नो कि क्या क्या परेशानियां एक CAPF ऑफिसर्स और उसकी टीम फेस करती है, क्या उनकी जायज़ ज़रूरतें हैं, ना कि सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बल्कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी की एक बहुत मजबूत पिलर बनने के लिए। और हमने काफ़ी मुद्दों पे बात की। तो अंत में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि हम किसी की शहादत में कोई अंतर नहीं कर सकते। किसी की शहादत अगर किसी एक कंडीशन में है, किसी एक पॉलिसी के अंडर में है, तो उसकी शहादत को आप वो क्रेडिट ना दें। किसी और की शहादत अगर है तो उसकी शहादत को थॉरो क्रेडिट दें। तो किसी की शहादत में अंतर हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हम एक चेंज लेके आ सकते हैं, हम अपने माइंडसेट में चेंज लेके आ सकते हैं, हम अपनी सोच में चेंज लेके आ सकते हैं कि एवरी काइंड ऑफ सोल्जर जो कि आज आपको किसी भी कॉम्बैट ड्रेस में दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारा सेक्रीफाइस करके अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो जो उनके प्रमोशनल एवेन्यूज़ है, जो उनका करियर प्रोग्रेशन है और जो उनकी राइटफुल डिमांड है, दे शुड गेट इट। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को पब्लिक डोमेन में जितना ज़्यादा हो सके उतना डिस्कस करें। एंड टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। दिस इज एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विजेंद्र साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस एपिसोड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।